अस्सलामुअलैकुम, नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी साहब, पाकिस्तानी अदलिया में एक नए दौर का आगाज़ हो चुका है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने ओहदे पर बिराजमान हो चुके हैं। वो हमारे मुल्क के 28वें चीफ जस्टिस होंगे और वो 16 सितंबर 2023 तक चीफ जस्टिस के ओहदे पर बिराजमान रहेंगे। उन्होंने फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए मीडिया के किरदार पर कुछ बात की, लेकिन अगर हम इससे पहले ज़रा माजी याद करें तो मैं ट्विटर पर ये देख रही थी कि कहा गया कि बहुत से अहम फैसलों में वो बेंचेस का हिस्सा रहे हैं, जिसमें नवाज शरीफ साहब को नाअहल करने वाले बेंच का भी हिस्सा थे। हालांकि ऐसा नहीं है, उस बेंच में उमर अता बंदयाल साहब शामिल नहीं थे। अलबत्ता उस बेंच में ज़रूर थे जहां इमरान खान साहब को सादिक और अमीन कहा गया। वो हनीफ अब्बासी साहब की दरख्वास्त पर यह फैसला सामने आया था और जहांगीर तरीन साहब नाअहल करार दे दिए गए थे। इसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ साहब ने जब इमरजेंसी नाफिज की थी और PCO के तहत हलफ उठाना पड़ा था जजेस को, इन्होंने हलफ उठाने से इनकार कर दिया था और बाद में जब हमने देखा कि वो कलअदम करार दे दी गई तो ये बतौर जज बहाल हो गए थे। और फिर हमने ये भी देखा कि गुज़श्ता दिनों में, माजी करीब ही की बात है, जब हमारे कुछ जर्नलिस्ट सहाफ़ियों के अगवा और तशद्दुद के हवाले से एक दरख्वास्त लेकर काजी फायजी साहब जो जज हैं हमारे, उनके पास चले गए। वो किसी और मुकदमे की समाअत कर रहे थे बट उन्होंने इसको टेकअप कर लिया, जिस पर उस वक्त ये कायम मकाम चीफ जस्टिस थे, क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब विज़िट पर थे, तो इन्होंने बुला लिया उनको और उस दौरान इन्होंने ये फ़ैसला दिया कि सू मोटो जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। इस पर एतराज़ात भी अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि कुछ कानूनदान ये भी कहते हैं कि आइन के मुताबिक हर जज जो है वो सू मोटो सुप्रीम कोर्ट का जज ले सकता है, बट उमर अता बंदयाल साहब ने ये कहा कि ये सिर्फ चीफ जस्टिस ये सू मोटो ले सकते हैं। बहुत सी आम बातें, ज़ाहिर एक माजी है और इसके बारे में आपसे ज़्यादा बेहतर कौन बता सकता है। कैसे देखते हैं आप उनकी इस तैनाती को? और मीडिया के किरदार के बारे में उन्होंने कहा है कि आप फैसलों पर तनकीद करें, जजेस के किरदार पर नहीं। आशा, बड़ी अच्छी समरी आपने दी है। आई मस्ट कन्फेस, मेजर केसेस जिसमें इनकी जजमेंट्स हैं वो आपने उसका जिक्र किया। मिक्स बैग है पब्लिक ओपिनियन के बारे में। पब्लिक ओपिनियन काजी फायज़ ईसा के हक़ में था, बार उनके हक़ में थी, तो उनके ख़िलाफ़ जब जजमेंट्स आई तो ज़ाहिर है लोगों ने सवालिया निशान खड़े हो गए। जी जी। अब सूरत हाल ये है, मगर फिर इसके साथ साथ जब इमरान खान साहब की जजमेंट भी आई कि वो सादिक और अमीन है और जहांगीर तरीन नहीं है और नवाज शरीफ नहीं है, नवाज शरीफ वाली जजमेंट में तो और लोग थे, मगर इस जजमेंट के अंदर जहांगीर तरीन साहब वाली जजमेंट के अंदर तो इस बेंच का हिस्सा ये भी थे और इनका भी ये फैसला था। मेरा ख्याल है 3 मेंबर बेंच था। जी बिल्कुल, जस्टिस फैसल अरब भी थे उसमें, उमर अता बंदयाल भी थे और एक तीसरे जज साहब भी थे। तो पता नहीं अब तारीख क्या बताएगी कि क्या इमरान खान साहब सादिक और अमीन हैं या थे या नहीं थे। जी। वो केस बड़ा स्ट्रॉन्ग था। उसके ऊपर उसके 2 पहलू थे, मुझे याद है। जी। एक ये था कि काफ़ी अरसा पहले इन्होंने अपने असासे डिक्लेयर नहीं किए थे इलेक्शन कमीशन के आगे 2002 में। जी। और तो जज हजरात ने ये कहा कि यार हम तो 2002 का मामला जो है आप हमारे पास ला रहे हैं। उस वक्त रिटर्निंग अफसर ने इसको ओके, तो उस वक्त कोई चैलेंज करता, किसी ने चैलेंज नहीं किया। अब आप 15 साल बाद 16 साल बाद आप लेके आ रहे हैं ये केस, तो ये इसकी कोई ख़ास जवाज़ नहीं बनती कि उस वक्त असासे डिक्लेयर नहीं किए थे। उसके वक़्त तो अब्बासी साहब का ये कहना था कि नहीं, एक दफ़ा नहीं, काफ़ी मौके पर इन्होंने मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं अपने असासों के बारे में और उनको एग्जामिन करना चाहिए। एक ट्रैक रिकॉर्ड है, मगर बेंच ने वो भी ओवररूल कर दिया। उन्होंने कहा नहीं। साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे। हाँ, साकिब निसार साहब हेड कर रहे थे। साकिब निसार साहब के बारे में तो जितनी बातें आप कहेंगे वो कम ही है, मगर मैं आज बंदयाल साहब ने जो अपनी पहली स्पीच में जो बात कही है, मैं उसकी तरफ आता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि बंदयाल साहब, मेरा ख्याल है जितने भी जजेस हैं उनमें से जो टॉप जजेस हैं, पढ़े लिखे और तालीम याफ्ता और वाइड एक्सपीरियंस उनमें से हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए और बड़े इंटेलिजेंट एंड हाईली वेल रेड, पढ़ाते भी रहे एंड सो इन दैट सेंस बड़े इम्पेक्केबल किस्म के आदमी शख्स हैं। उनकी पर्सनैलिटी भी बड़ी अच्छी है। ये मैं आपको अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। ये जज साहब और मेरी अहलिया जुगनू मोहसन ये कैम्ब्रिज में एक ही वक्त पे लॉ पढ़ रहे थे, तो इस तरीके से कुछ थोड़ी बहुत वैसे भी वाकफियत है।
तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि अ मैन ऑफ ग्रेट इंटेग्रिटी एंड मच लर्निंग, विजडम एंड लर्निंग। मगर जजमेंट्स जो हैं वो तो फिर उसके ऊपर तो बंदा क्रिटिसाइज भी करता है और एग्री भी करता है और नहीं भी एग्री करता, क्योंकि जजेस के अपने पर्सपेक्टिव होते हैं जी। तो कुछ जजमेंट्स में फॉर पर्सनली कुछ जजमेंट्स इनकी ऐसी थी जिससे मैं इत्तेफाक किया कि कई जजमेंट्स ऐसी होती है हम नहीं इत्तेफाक करते, हम कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे जो भी जजमेंट होती है वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड उसकी इज्जत करनी पड़ती है। डिसएग्रीमेंट अपनी जगह, मगर जजमेंट जो है वो बरकरार रहती है। मगर होता क्या है आशा, होता ये है कि जजमेंट्स अगर कोई ऐसी आनी शुरू हो जाए जिससे शक शुबात हो जाए कि शायद कोई और प्रेशर्स हैं जजेस के ऊपर, तो फिर जजेस की किरदार और जुडिशरी के किरदार के ऊपर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। और हमारी तारीख में ये कोई नई बात नहीं है कि तारीख में ये पता चला हमें कि जुडिशरी जो है इन जनरली स्पीकिंग एग्जीक्यूटिव की जो बात है उसको मानती रही है। बड़े रेयर ओकेजन्स है कि जुडिशरी ने कोई इंडिपेंडेंट जजमेंट्स दिए हों, आमतौर पे अंडर प्रेशर ही बेचारे काम करते रहे। और आपको पता है एग्जीक्यूटिव जो है या एस्टैब्लिशमेंट जो है या हुकूमत बड़ी पावरफुल होती है, तो ये हर एक के बस की बात नहीं है कि वो रूथलेसली ऑनेस्ट और अनबायस्ड किस्म की जजमेंट्स दें। बड़ा प्रेशर होता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि हर जज के ऊपर ही होता है। कुछ जज ले लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते, बट एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू लिव विद इट। जज साहब ने आज जो पहला अपना पब्लिक स्पीच दी है बंदयाल साहब ने, उसमें उन्होंने एक दो बातें कही हैं। उन्होंने एक तो ये कहा कि ये जो सोशल इश्यूज़ हैं इस मुल्क के, उसकी तरफ इनकी तवज्जो होगी कि लोगों की ज़िंदगियां को बेहतर करना, इस किस्म के इकदाम करने, इस किस्म की जजमेंट्स लेने। गुर्बत, बेरोजगारी, आबादी में इजाफा, इसमें सब स्टेक होल्डर्स को वो कहते हैं कि मिलकर काम तो ये बड़ी अच्छी बात है। ये कम लोग जजेस ने ऐसी बात पहले की है और मैं पूरे मार्क्स, फुल मार्क्स देता हूँ कि शुक्र है कि ऐसे कोई जज आए हैं या चीफ जस्टिस आए हैं जिनको आम आवाम की जो मसाइल हैं उनकी तरफ वो तवज्जो देना चाहते हैं। और वहाँ लेकिन ये इंतज़ामिया का काम नहीं है सेठी साहब, ये इंतज़ामिया का काम है। मगर जब इंतज़ामिया करती नहीं है और गड़बड़ करती है और पिटिशंस आती हैं इंतज़ामिया के ऊपर, तो जजेस को चाहिए उसको सिंपैथेटिकली देखना चाहिए। यानी वो साकिब निसार साहब जो करते थे खुद भी पहुँच जाते थे, वो ठीक है? नहीं, वो नहीं ठीक, वो तो मुदाखलत करते थे। अच्छा, वो तो खुद ही इशू बना लेते थे। सुओ मोटो जितने उन्होंने लिए हैं वो तो किसी ने लिए नहीं ना। ये सुओ मोटो के ऊपर भी सोचना चाहिए कि किस हद तक सुओ मोटो इस्तेमाल करना है या नहीं करना और किस काम के लिए करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये अब देखना होगा कि बंदयाल साहब जो हैं ये किस तरीके के साथ सुओ मोटो पावर्स इस्तेमाल करते हैं और किस तरीके के साथ गुर्बत, पॉपुलेशन कंट्रोल, ये जो सारे सोशल इश्यूज़ हैं जिसकी तरफ उन्होंने तवज्जो दिलाई है और मैं बड़ा खुश हूँ कि तवज्जो दिलाई है, इसको कैसे टैकल करते हैं और कैसे एडमिनिस्ट्रेशन को नज करते हैं विदाउट इंटरफेरेंस, बट नज करते हैं कि यार इधर भी कोई देखिए, वहाँ भी कोई रिलीफ देते हैं लोगों को। ये अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात। अच्छा, उसी दूसरी बात जो उन्होंने कही, मैं थोड़ा सा हैरान हो गया। बात में वज़न तो बहुत है मगर फिर भी मैं हैरान हुआ। उन्होंने बात ये कही कि जी मीडिया के बारे में उन्होंने बात की पहली अपनी स्पीच के अंदर, मीडिया के बारे में बात की। मोटी बात जो मुझे समझ आई है, उन्होंने ये कहा कि मीडिया जो है वो हमारी जजमेंट्स की तनकीद ज़रूर करे, कोई पाबंदी नहीं है, ये हक़ है मीडिया का, मगर जजेस को ख़राब ना करे, उनको बदनाम ना करे। मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, 100% इत्तेफाक करता हूँ दोनों बातों से कि जजमेंट्स जो है जो भी है वो हम उसकी तनकीद करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, क्रिटिसाइज़ करेंगे, जो भी करेंगे वो हमारा हक़ है, जैसे वकील करते हैं हम भी करेंगे। और ये कि जी जजेस के कॉन्डक्ट के बारे में मोहतात रहना चाहिए। अगर तो कॉन्डक्ट नज़र आ रहा है कि गलत है तो फिर तो हमें बोलना चाहिए। और अगर उड़ती उड़ती बातों को हवा देनी और इल्ज़ाम लगाने शुरू कर देने और ब्लैकमेलिंग शुरू कर देनी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और हमें बड़ा मोहतात होना चाहिए कि जजेस के बारे में हम क्या कहते हैं या क्या नहीं कहते। जजमेंट्स के बारे में बिल्कुल मोहतात होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर तरीका होता है क्रिटिसिज्म करने का भी। ये नहीं कि जी जज ने बयानतदारी की, दयानतदारी नहीं है या उसने कोई गड़बड़ की है। ये है कि जजमेंट के अंदर इस किस्म के खला हैं या कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, वो हम ज़रूर करें। मगर जहाँ मुझे इशू बना, तो इसलिए मुझे ये बयान के ऊपर प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जो मुझे प्रॉब्लम है वो ये कि इसका ज़रूरत क्या थी पहली स्टेटमेंट करने की। पहली स्पीच के अंदर ही आपने मीडिया के ऊपर बात की। मीडिया बड़ा सेंसिटिव है। आज मैं डिस्कस करूंगा कि CPNE की रिपोर्ट आई है कि मीडिया के साथ कितना ज़्यादती हुई है इस दौरान और कितना तशद्दुद हो रहा है और हमारे कितने मसाइल बनते जा रहे हैं इन हालात के अंदर, जबकि हमें सारा वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी, गवर्नमेंट की तरफ से भी यही सारा वक्त कहा जाता है कि मीडिया गैर जिम्मेदार है, मीडिया जो है
ये है, मीडिया वो है, और हमारे ऊपर जितना तशद्दुद और जुल्म होता है वो किसी और इदारे के ऊपर नहीं होता। आज मैं उसके ऊपर डिस्कस करूँगा वो इन हालात के अंदर, जबकि हम पिसे हुए हैं, हम समझते हैं कि हमें निकाला गया इधर से, ये किया गया, वो किया गया, और हमें हर रोज़ हमारी पेशियाँ हो रही हैं, कभी इधर कभी उधर, और डिटेल्स में अभी बताऊँगा भी आपको। इन हालात में मैं समझता हूँ ये इनसेंसिटिव रिमार्क था, इसकी ज़रूरत नहीं थी ये कहने की। इस किस्म की बातें आप अदालतों में भी कर सकते हैं जब मौका मिले। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि उन्होंने क्यों ये किस रेफरेंस से बात की, कॉन्टेक्स्ट क्या था। हाँ, बताइए। वो ये कह रहे हैं कि जजेस अपनी इस्लाह खुद करते हैं, यही वजह है। उन्होंने काजी फायज ईसा साहब उनके केस का हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जो पहले अकलियत का फैसला आया था वो अक्सरियत में बदल गया। लाइक अपना इस्लाह करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजेस खुद जिम्मेदारी का मुजाहरा कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी किरदार कुशी बंद की जाए और हुकूमत इस सिलसिले में इकदाम करे, वरना फिर हमें एक्शन लेना पड़े। अच्छा, अब बात यह है कि किरदार कशी किसी की भी नहीं होनी चाहिए, कानून है जी। हम सब लोग यही रोते हैं कि कानून तो अपनी जगह पे है, अगर अदालतें जो हैं वो कानून के जजमेंट्स नहीं देती। अगर डेफमेशन किसी की किरदार कशी हो रही है तो यार 6 महीने के अंदर अंदर मसले को हल करें, या आर करें या पार करें जी। मगर होता क्या है, 10-10 साल ये केसेस चलते हैं। अब ये क्यों चलते हैं? एक तो जाहिर है 2 हाथ से ताली बजती है, एक तो ये कि जो पार्टी कमज़ोर होती है वो डिलेज करती है, वो पोस्टपोनमेंट मांगती है, वो एक्सटेंशंस मांगती है। दूसरा ये कि जज हजरात कोई प्रेशर ही नहीं है जज हजरात के ऊपर कि इस किस्म के किरदार कशी को कोई अहमियत दी जाए और इसको ख़त्म किया जाए। और क्योंकि कानून ये कहता है डेफेमेशन का कि 6 माह के अंदर अंदर केस को ख़त्म करना है, तो मैं फिर जज साहब से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये कहना कि गवर्नमेंट कोई एक्शन ले, मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए। गवर्नमेंट हमेशा नेगेटिव एक्शन लेगी। अगर कहीं किरदार कशी होती है तो किसी ने नहीं रोका, जज साहब बुला लें, पूछ लें किरदार कशी हुई है नहीं हुई, खुद फैसला करें कि हुई है कि नहीं हुई, क्योंकि ये इख्तियार उनके पास है। और जर्नलिस्ट जिसने की है उनको ये पूछ लिया जाए कि आप माफ़ी मांगते हैं तो छोड़ देते हैं, नहीं माफ़ी मांगते तो 1 मिनट के लिए आपकी कन्विक्शन कर देते हैं, ताकि याद रहे कि आप भी कन्विक्ट हो गए। तो मतलब है कि इनके पास सारा कुछ है, गवर्नमेंट के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून बने हुए हैं और नए कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हुकूमत की तरफ से नहीं होती, अदलिया की तरफ से होती है। अच्छा। या नहीं होती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मैं, अंग्रेज़ी का मुहावरा है मिसप्लेस्ड कॉन्क्रीटनेस, दुख उनके मुझे एहसास है। जजेस ज़ाहिर है अगर उनके ऊपर उनकी किरदार कशी होगी तो दुख तो होगा और नहीं होनी चाहिए। मगर ये है कि जी हुकूमत कोई करे, हुकूमत तो हमेशा ऐसे काम करेगी जिसके साथ और काम ख़राब हो जाएगा। तो मेहरबानी कर मैं अता बंदयाल साहब को, जज साहब को ये कहता हूँ कि जज साहब हुकूमत के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कानून है। आप मेहरबानी करके ऐसा एक सिस्टम बनाएं जिसके साथ आप जो कानून है जो पार्लियामेंट्स ने पास किए हुए हैं वो आपकी जुडिशरी जो है उनको दयानतदारी के साथ इम्प्लीमेंट करे, फिर कोई मसला नहीं होगा। जी। और जो तनकीद का निशाना अदलिया को जिन जिन मामलात पर बनाया जाता है, माजी में कुछ ऐसे फैसले भी हुए जो कि रियासती मामलात थे, मुल्क के फाइनेंशियल मामलात थे, इकॉनमी से रिलेटेड मामलात थे, आपको लगता है कि वो चीज़ ठीक कर सकेंगे? इनकी एक्सपर्टीज़ आप पर्सनली देखिए करनी तो चाहिए, मगर मैं फिर कहूँगा क्या कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे, करना चाहेंगे कि नहीं करना चाहेंगे, मैं नहीं कह सकता। यही तो हम देखेंगे अब, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब बंदयाल साहब हैं तो हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस साहब जो है किस तरीके से टैकल करते हैं इन इश्यूज़ को। मैं सिर्फ एक बात जाते जाते कह दूँ जिससे मैं ख़ुद बड़ा, मतलब एक जज है, मैं उनकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। उन्होंने इमरान खान साहब के केस के ऊपर, और वो भी ये अब्बासी साहब का केस था, हाई कोर्ट में था, किसी ने कहा कि जी इन्होंने एक कानून तोड़ा है। अच्छा। अब इससे ज़्यादा मैं नहीं बात करूँगा, इन्होंने एक कानून तोड़ा है, ये उसका सबूत है। अच्छा। आगे से जज साहब ने कहा यार ये ज़ाती मामला है, इसके मैं इधर नहीं जाना चाहूँगा। जी। कानून एक बंदा तोड़ता है, आप कहते हैं ये ज़ाती मामला है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आई इस बात की। आपका ज़ाती मामला ज़रूर होगा, मगर अगर आपने कानून तोड़ा तो रियासत का मामला बन जाता है ना, कानून तो रियासत बनाती है। जी। तो फिर अगर हर बंदा ये कहना शुरू कर दे कि ये तो मेरी और आयशा की लड़ाई हो गई, ये हमारी ज़ात का मसला था, आयशा ने मैंने चंड कट मारी, मैं 2 कट मारियाँ, आयशा चली गई रोंदी रोंदी पुलिस स्टेशन। तो ये तो हमारा दरमियान का, इसमें पुलिस को तो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए, रियासत का मामला नहीं है। आयशा मेरे पे कहती है मेरी हरासमेंट हो गई है, एक कानून है हरासमेंट का, आयशा उस कानून के तहत इंसाफ मांगती है, आप आगे से कहते हैं कि नहीं ये तो आपका ज़ाती मामला है। जी। तो अब मैं इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करना चाहूँगा। तो इस किस्म की जब चीज़ें होती हैं तो फिर सवाल खड़े होते हैं
कि इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, क्योंकि ये तो इतनी तो कोई बात नहीं है ना आयशा कि किसी को समझ नहीं है कि ये ज़ाती मामला जो है ये भी रियासत का मामला हो सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, और अगर रियासत का मामला है तो फिर ज़ाती नहीं है। तो मगर जब ये कोई कहा जाता है तो फिर ऐसे ही लगता है कि यार गालो हो रहे कोई, और ये हमें ब्लफिंग हो रही है हमारे साथ, या तो ये एक ऐसे केसेस भी यहाँ चलते रहे। अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, मुझे इससे थोड़ा थोड़ा याद आ गया, जो आप ज़ाती मामला नहीं था ना, वो था ज़ाती, मगर हुआ क्या कि वो इम्पीचमेंट पे पहुंच गई बात। और मैं अभी भी यही कहता हूँ कि पॉलिटिशियंस के बारे में, पॉलिटिशियंस जो कि पब्लिक फिगर्स होते हैं, जो वोट लेके आते हैं, उन लोगों के लिए जो कानून होते हैं वो बड़े सख्त होते हैं, क्योंकि वो लीडर्स होते हैं, वो बाय एग्जाम्पल लीड करते हैं जी। तो उनके ऊपर वो पाबंदियां होती हैं जो तुम्हारे और मेरे ऊपर नहीं है। वी आर नॉट लीडर्स बट दे आर लीडर्स, दे आर सपोज टू रिप्रेजेंट पीपल। और फिर वो सादिक और अमीन भी बाद में करार दे दिए जाए, और फिर आप उनको कहें कि जी नहीं ये तो ठीक है, ये सादिक और अमीन है और वो फलाना नहीं है, तो उसके ऊपर फिर सवाल खड़े होते हैं। फिर जब सवाल खड़े होते हैं तो कानून के सवाल नहीं होते, फिर वो भी ज़ाती सवाल खड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि जज हजरात, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, कि आपकी जजमेंट्स जो हैं, कहा जाता है कि जज की जजमेंट्स बोलती हैं, जजमेंट्स बोलती हैं जी। तो जब जजमेंट्स बोलती हैं तो फिर आपके किरदार के ऊपर भी वो बोलती हैं, और बहुत कुछ के ऊपर भी बोलती हैं वो जी। क्योंकि अवाम है, अवाम बेवकूफ़ नहीं है, अवाम को समझ है कि कैसे चीज़ें होती हैं। तो इसलिए गुड लक टू बंदयाल साहब, ही इज़ कमिंग एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम इन पाकिस्तान हिस्ट्री। इस वक्त ये किसी स्टेज पे ये भी मेरे से तुम पूछ लेना कि ये क्रिटिकल टाइम क्यों है, क्या हो रहा है, उसके ऊपर मैं पूरा प्रोग्राम करना चाहूँगा कि जुडिशरी का रोल क्या होना चाहिए, चीफ जस्टिस का रोल क्या होना चाहिए, जजेस का क्या रोल होना चाहिए, जनरल्स का क्या रोल होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर्स का क्या रोल होना चाहिए। जिस किस्म के बहरान में से हम गुजर रहे हैं, हम सबको अपने रोल्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे और आज़ादी के साथ डिफ़ाइन करने पड़ेंगे और आइन के मुताबिक डिफ़ाइन करने पड़ेंगे। ये वो वक्त आ गया है जिस किस्म की दलदल में पाकिस्तान फंसा हुआ है। अगर हम सब ये नहीं करेंगे तो मुल्क की बहुत तबाही की तरफ मुल्क जाएगा। ठीक है, रोल्स डिफ़ाइन करने पड़ेंगे, लकीरें खींचनी पड़ेंगी, इसलिए बार बार कहा जाता है कि आइन को फॉलो करना चाहिए क्योंकि उसमें सब कुछ लिख दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद एक नए कॉन्ट्रैक्ट की बात भी पाकिस्तानी सियासत में की जाती रही है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अहम बातों को, अहम सवालों को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। और अब कुछ प्रेस फ्रीडम से मुतालिक जो रिपोर्ट सामने आई है, सेठी साहब आपने उसका तस्करा किया और हमारे नए चीफ जस्टिस ने मीडिया को खुसूसी तौर पर याद किया, मीडिया के किरदार को, सोशल मीडिया के किरदार को। ये रिपोर्ट क्या बता रही है? देखिए, आज आई है CPNE की रिपोर्ट, काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स। ये प्रिंट मीडिया के सबसे एपेक्स बॉडी है जी जी। उनकी आज रिपोर्ट आई है, 2 दिन पहले की आई जी। और उससे पहले एक और रिपोर्ट भी आई, इंटरनेशनल ग्लोबल रिपोर्ट भी आई है, जिसमें ये कहा गया कि हम तीन स्टेप्स जो है और गिर गए हैं पीछे। हमारे यहाँ मतलब है कि मीडिया का हालात और ख़राब हो गए पिछले 3 साल में जी। बेहतर होने की बजाय ख़राब हो गए जी। तो अब, और उससे पहले PFUJ, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, उनकी भी रिपोर्ट आई है, एमनेस्टी की रिपोर्ट आई, बड़ी रिपोर्टें आ रही हैं। सारी रिपोर्टें एक ही बात कह रही है कि पाकिस्तानी मीडिया अंडर बहुत प्रेशर है जी। और ये अनप्रेसिडेंटेड है, इतना प्रेशर पहले कभी नहीं आया। मार्शल लॉ के ज़माने में ज़िया-उल हक साहब का ज़माना था, मगर उसके बाद वो ज़माना बड़ा बुरा था, मगर उसके बाद ये सबसे बुरा ज़माना ये 3 साल गुजरे हैं। मुशर्रफ के ज़माने में भी इतनी प्रेस के साथ ज़्यादती नहीं हुई जितनी अब हो रही है जी। तो ये तो कंफर्म हो गया कि खान साहब के ज़माने में प्रेस फ्रीडम की धज्जियाँ उड़ा दी गई। आइए आगे। अब ये रिपोर्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैंने इसका प्रिंट आउट ले लिया। मैंने कहा समरी देनी बड़ी ज़रूरी है जी। लोगों को एहसास हो, बिकॉज मीडिया के बारे में आज जज साहब ने भी बात कर दी, चीफ जस्टिस साहब ने भी, तो ज़रा कुछ पता लगना चाहिए कि हमारे साथ होता क्या है। और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, तो मैंने इसीलिए अपोज़ किया है कि गवर्नमेंट को प्लीज़ मत कहें आप। गवर्नमेंट कर क्या रही है वो मैं आपको बता दूं ऑलरेडी। अगर आपको नहीं पता तो आप ये रिपोर्ट ज़रूर पढ़ लीजिए। जज साहब, 2021 में 5 जर्नलिस्ट हमारे मारे गए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी पाकिस्तान के अंदर। कोविड हमें पड़ गया, 9 जर्नलिस्ट कोविड की वजह से मारे गए। 2 जर्नलिस्ट ने खुदकशी कर ली, उनके हालात इतने ख़राब हो चुके थे माशी कि बेचारे वो चारा नहीं, उन्होंने खुदकशी कर ली जी। मीडिया से कितने लोग निकाले गए, सैलरीज पे कट लगे, वो तो अपनी जगह पे से। अच्छा, अब आइए आप कि मीडिया से
7 जर्नलिस्ट को के ऊपर शदीद किस्म के हमले हुए, बच गए, जान बच गई मगर हमले हुए। 28 जर्नलिस्ट को मार कुटाई की गई, मारा गया, पकड़ कर पिटाई की गई। 4 जर्नलिस्ट अफगाह हो गए। 2 जर्नलिस्ट को ऑनलाइन के ट्रोलिंग करके मैसिव अटैक्स की, 2 खातून, फीमेल, 2 खवातीन के ऊपर, एक गरीदा फ़ारूकी साहिबा और एक आसमा शिराजी साहिबा, उनके ऊपर बड़ी ज़्यादती हुई है, जिस किस्म की अटैक्स और कोऑर्डिनेटेड अटैक्स, और वो कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हैं ये पीटीआई के ट्रोल्स की वजह से हुआ, तो ये है। और हालांकि हैरेसमेंट का कानून है, हाँ, आप बता रहे हैं। और फिर 4 जर्नलिस्ट के घरों में चोरियां हुई, और वो क्लियर है कि ये चोर नहीं आया, कोई और ही आया था धमकी देने के लिए, और ऐसे किया कि पता लगे कि चोर है, मगर ऐसी बात नहीं थी। 10 जर्नलिस्ट के खिलाफ FIRs काटी गई। मीडिया हाउसेस और प्रेस क्लब्स के ऊपर अटैक्स हुए जी। और 7 मौके पर जर्नलिस्ट और मीडिया आउटलेट्स को सेंसरशिप और सैंक्शंस लगाने पड़े। 11 जर्नलिस्ट के खिलाफ फ्रॉड किस्म के ट्रायल, गिरफ्तारियाँ और डिटेंशंस हुई। पैमरा ने 7 टीवी चैनल्स को ऊपर उनको बंद किया, किसी न किसी स्टेज के ऊपर प्रोग्राम्स बंद किए। खादिम को भी उसके अंदर आप शामिल कर लें। पैमरा की तरफ से मेरा ख्याल है 3-4 नोटिस तो आ चुके हैं। तो मतलब है इस किस्म की हमारे साथ ज़्यादतियाँ हो रही है। और अब जो ये नया कानून बनाने जा रही थी ये हुकूमत, PMDA, वो शुक्र करें कि वो रुक गया अभी। और अगर वो PMDA आ जाता तो मेरा ख्याल है कि आयशा हमारा प्रोग्राम तो नहीं हो सकता था, और अगर हम YouTube पे जाते तो वहाँ भी नहीं हो सकता था। तो ये सिचुएशन है, इतनी सख्ती हमारे साथ हुई है। तो ये मैं इसलिए ज़रूरी समझा कि इस बात मैंने आज करनी है, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने आज आते सार, जैसे कहते हैं ना, ओपनिंग शॉट उन्होंने जो खेला है वो थोड़ा सा अप इन द एयर था, तो इसलिए मैंने कहा कि इसके ऊपर तबसरा करना ज़रूरी है। सहाफ़ियों का भी मौक़िफ़ सामने आना ज़रूरी है। और माशी इस्तेहसाल जो सहाफ़ियों को हो रहा है, इश्तिहारात बंद कर दिए जाते हैं या उनके रेट्स कम कर दिए जाते हैं, वो तो पुरानी बात है। इश्तिहार बंद कर देना वो तो हम समझते हैं पार फॉर द कोर्स, इज नो बिग डील। इश्तिहार बंद करो तो हर रोज़ होता है। अब पैमरा के नोटिस भी हर रोज़ ही आते हैं, मगर ये जो है ना तशद्दुद करना, अटैक्स करना, मिसिंग पर्सनस में आप गायब हो जाते हैं। मैं किस किस के नाम लूँ, अटैक्स हो रहे हैं। और अभी लंदन के अंदर एक ट्रायल भी पूरी हुई है जिसमें एक कॉन्ट्रैक्ट वॉज गिवन टू किसी जर्नलिस्ट को असैसिनेट करने का। ये बड़ी सीरियस चीज़ें हैं। तो प्रेस जो है वो, अभी हमारे ज़मीर नियाज़ी साहब थे, उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त किताब लिखी थी, द प्रेस इन चेन्स। मैं समझता हूँ वो प्रेस इन चेन्स जो है वो अब पहले अगर हाथ पे और जंजीरें थी, अब पाँव पे भी जंजीरें हैं, हाथ पे भी जंजीरें हैं, और माउथ के ऊपर भी काफ़ी तरह गैगिंग ऑर्डर्स हैं। बहुत सी बातें हैं जो मैं चाहता हूँ करने को, मैं कर नहीं सकता। हाँ, लेकिन ताले भी तो किसी को, जो जंजीरें जिनकी बात करें वो किसी की लोहे की जंजीरें हैं, किसी की सोने की। मीडिया भी तो रेजिस्ट नहीं करता। मीडिया में भी तो तफरीक है, पार्टी बन जाते हैं, तो फिर किस तरह से मीडिया अपने आप को बचा पाएगा? सिटी साहब, ये सही कहते हैं आप। ये मीडिया हमेशा ऐसे होता है, हर इदारे के अंदर ब्लैक शीप होते हैं, हर इदारे के अंदर वो लोग होते हैं जो बदनाम करते हैं मीडिया को। और मैं तस्लीम करता हूँ कि हमारे यहाँ भी ऐसे लोग हैं जिनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो कि इसकी ये लेके काम करते हैं। उनको रिपोर्टें फीड की जाती हैं, वो फिर ब्लैकमेल करते हैं। बिल्कुल है ऐसे, और फिर बाद में कहीं और जुर्माने भी भरते हैं। ऐसे है, मैं डिनाई नहीं करता है। ठीक है, तो ये आप पाकिस्तानी है, जो पाकिस्तान में हो रहा है वो मीडिया में भी हो रहा है, मगर इसका ये मतलब नहीं है जी कि मीडिया के ऊपर तशद्दुद किया जाए, ये नहीं है। ठीक है, यानी ये जवाज़ नहीं है कि आप मीडिया को मज़ीद पाबंदियों का निशाना बनाएं। बहरहाल ये मामलात हो गए मीडिया से रिलेटेड, और आम की बात कर लेते हैं। महंगाई और इसके हवाले से जो सर्वे सामने आ रहे हैं, एक CPI इंडेक्स हमें बता रहा है कि 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पहुंच चुकी है। खान साहब ने कुछ अर्सा पहले ही फरमाया था कि पाकिस्तान में महंगाई नहीं है दीगर ममालिक की निस्बत, और फिर उसके बाद उन्होंने तस्लीम किया कि महंगाई है, लेकिन कुछ अरसे बाद हमारे इक़दाम के नतीजे में दूर हो जाएगी। शौकत तरीन साहब ने फरमाया था 1 साल तक दूर नहीं हो सकती। यूँ हमें तारीख पे तारीख या थोड़े अरसे बाद की एक शुनीद दे दी जाती है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम ने, पल्स कंसल्टेंट का एक सर्वे सामने आया है, उसके मुताबिक वो ये समझते हैं कि एक बड़ी तादाद, सर्वे के मुताबिक 82% ऑलमोस्ट 82% जी, वो ये समझते हैं कि सबसे बड़ा मसला ही महंगाई है, और उसके बाद बेरोज़गारी है, फिर गुर्बत है, और करप्शन को उन्होंने एंड पे रखा है, इसमें थर्ड पे ऑलमोस्ट। सिटी साहब, आवाम क्या सोच रही है और हुकूमती तरजीहात क्या हैं? ये सर्वेज हमें बता देते हैं, काफ़ी है ये? बहुत कुछ, एक सर्वे नहीं, बहुत से सर्वेज हुए हैं, सब इसी नतीजे पे पहुंचते हैं
3-4 सर्वेज हो चुके हैं, सब यही कहते हैं। हुकूमत कहती है महंगाई कोई नहीं है, या कहती है कि यहाँ कम महंगाई है, दुनिया में ज़्यादा है। ये गलत बयानी है, यहाँ बहुत बहुत महंगाई है। और आज एक और सर्वे आया जो कि कहता है कि अनप्रेसिडेंटेड महंगाई, मतलब है कि वो मेरा ख्याल कह रहे हैं 19% के करीब महंगाई हो चुकी है। आप आवाम से पूछें कि इस वक्त सबसे अहम इशू क्या है उनके लिए, तो जैसे ये सर्वे बता रही है तो वो कहते हैं कि महंगाई, और महंगाई है तो बेरोज़गारी और गुर्बत। आपकी जेब अगर कट जाए तो जाहिर है आप गुर्बत की तरफ ही जाएंगे ना, क्योंकि अगर मेरी जेब कटती है मैं तो फिर भी सर्वाइव कर जाऊंगा, मगर हमारे बेचारे कैमरामैन की जेब कटती है तो वो बेचारा कैसे सर्वाइव करेगा। तो यही है गुर्बत, यही है बेरोज़गारी, कि मजबूरी हो जाती है फिर कि काम भी करना है और महंगाई को साथ कन्फ्रंट भी करना है। और तो ये सिचुएशन है। अब इमरान खान साहब बात नहीं मानते, पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं। वो लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब की तो आमदनी कोई नहीं और आमदन कोई नहीं है, और फिर भी वो 1 करोड़ रुपया इस दफ़ा उन्होंने टैक्स दिया है। वो भी हमें समझ नहीं आती कि अगर आमदन नहीं है तो पैसे कहाँ से आए, ये 1 करोड़ रुपया टैक्स कैसे दे दिया। और ये पहली दफ़ा दिया, इससे पहले कभी नहीं दिया। लाख रुपया 1.5 लाख रुपया देते थे, और वो भी आपकी जो इनको सैलरी मिलती रही है उससे। एकदम ये कुछ हुआ हमें अभी तक पता नहीं, और एक्सप्लेनेशन भी गवर्नमेंट ने नहीं दिया। मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि ये उन्होंने पब्लिक नॉलेज कर दिया, तो ये भी बता दें कैसे हुआ। ठीक है, ये ऐन मुमकिन है कि देखें ना, एक और भी आपको बात बताऊं, मुझे नहीं पता, मगर मैं इमरान खान के डिफेंस में ये कहता हूँ कि अगर इमरान खान साहब ने पिछले 3 साल में कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी थी और वो प्रॉपर्टी अब बेच दी है, और वो 4-5-6 करोड़ की बेची है और ख़रीदी थी 3 करोड़ की, तो उसके ऊपर जो प्रॉफिट हुआ है उसके ऊपर टैक्स देना पड़ गया होगा, तो परफेक्टली ओके। मगर ये बता दिया जाए ना जी कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी, क्योंकि अगर 3 साल से पहले की वो प्रॉपर्टी है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं है। 3 साल से कबल अभी अगर ख़रीदा है पिछले 3 साल में और अभी बेच दी है, और उसके ऊपर जो प्रॉफिट बनी है उसके ऊपर टैक्स लागू होता है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। मगर सवाल ये है कि ये बनी गाला के खर्चे, ये सारा कुछ, यही तो इल्ज़ाम लग रहे हैं अब ज़राए आमदन के, कि आपके सदियों 10-20 साल से आपकी कोई ख़ास आमदन है नहीं, और आपने ये 300 एकड़ ज़मीन, ये 300 कनाल, पता नहीं कितनी ज़मीन है, पूरा एक महल बनाया हुआ है वहाँ, और वो चलती है। और इनकी एक्स स्पाउस रैम खान ने जो अपनी किताब में लिखा है, जो कि डिनाई नहीं किया, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया, उनको डेफमेशन केस में नहीं घसीटा गया, जिसको वो लिखती है कि फ़लाने बंदे खर्चे इनके ये उठाते रहे हैं, वो उठाते रहे हैं। वो जहांगीर तरीन साहब के ऊपर तो इल्ज़ाम भी लगा ना, उन्होंने कह दिया नहीं, मैंने नहीं किया। मगर और लोग भी हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा उस किताब के अंदर। तो वो तो खैर कोई यहाँ के बाशिंदे भी नहीं है, बाहर के हैं, तो उनको कौन को पूछे। तो बात ये है कि ये बहुत सी बातें ऐसी हैं, चलती रहती हैं। आशा, मगर अब मैं क्या तुम्हें कहूँ, और मेरे से क्या पूछना चाहती हो तुम? अच्छा, 84% ये समझते हैं सबसे बड़ा मसला महंगाई है। इमरान खान साहब को इस बात का अंदाज़ा, या वज़रा को इस बात का अंदाज़ा क्यों नहीं हो पा रहा कि अवाम की राय क्या है? नहीं, मेरा ख्याल है ये कैसे हो सकता है कि पता ही ना हो, वो तो सब पता तो होता ही है। मगर अगर वो तस्लीम कर ले तो फिर ये भी तस्लीम करना पड़ता है कि आप कर क्या रहे हैं उसके बारे में। तो इसलिए अगर तस्लीम करते हैं कि जी ये मसले हैं अवाम के, तो फिर उनके लिए कुछ करो ना। तो अगर आप कर नहीं सकते तो इसका मतलब है आप नाअहल हैं, फिर आप छुट्टी जाएं, घर जाएं, फिर आवाम के मसले हल नहीं कर सकते। तो ये तो है कि तस्लीम ही नहीं करना कि मसले हैं, सारा वक्त यही कहना है कि बड़े अच्छे हालात हैं, और अगर कोई थोड़ा बहुत इशू बने तो जी आगे और ठीक होने जा रहा है। तो यहाँ तो 2 बातें होती हैं हुकूमत में, हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने आप समझते हैं, और आगे तो बिल्कुल जन्नत बन रही है, वहाँ तो शहद की नहरें और दूध की नहरें वो चलेंगी, और बाकी शुक्र है वो तीसरी बात नहीं करते। चले, दूध और शहद पे भी टैक्स लगने की बात की। हाँ। अब रिव्यू में भी चले गए, IMF के साथ हमारी मीटिंग होने जा रही है, हमें कर्ज मिलने जा रहा है, उससे सिचुएशन सेठी साहब बेहतर हो जाएगी। 2 फरवरी 2022। हाँ, वो आज रात तक आ जाएगा IMF का, वो आपको दे देंगे, वो आपको पैसे दे देंगे। और आप तो और भी उस पैसे के साथ कोई खास फर्क नहीं पड़ना, मगर वो पैसे ज़रूरत है हमें, क्योंकि आपने कर्जे देने हैं, वो पैसे इधर आएंगे इस जेब में, इधर से निकल जाएंगे, और वो शायद IMF को ही चले जाएं, उनके ही पैसे देने हैं हमने। आवाम का हाल बहुत बुरा है। 4 साल में, अब 4था साल जा रहा है ना, हर साल ये वादा होता रहा कि जी अगले साल बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा, बेहतर हो जाएगा। अब वो सर्वे ये कहती है कि इसकी जिम्मेदारी जो है वो किसकी है? जी, 29% समझते हैं कि साबिका हुकूमतों ने ऐसा किया। 65% के मुताबिक जो हमारी ख़राब माशी सूरत हाल है उसकी जिम्मेदार यही हुकूमत है। 80%
जी 65% समझते हैं कि इमरान खान की हुकूमत की जिम्मेदारी है जी, और 29% समझते हैं कि 30% वो पुराने लोग हैं। पुराने। वो मेरा ख्याल है वो पीटीआई के लोग ही है ना जो कहते हैं कि खान साहब की जो प्रोपेगेंडा है वो तो यही है ना कि हम क्या करें, हमें तो मिला ही ऐसे, विरासत में मिला है, तो इसलिए ठीक है। बहरहाल हो सकता है वो ज़रा इस पे ये मौक़िफ़ दें कि पता नहीं ये सर्वे किन खतूत पर रन किया गया है, पता नहीं इसमें कौन लोग शरीक थे, अभी इस पर उनका मौक़िफ़ सामने आना बाकी है। बहरहाल ग्राउंड रियलिटी उससे बहुत मुख्तलिफ है, जैसे कि बयान की जाती है वज़रा के मुताबिक कि इमरान खान साहब ब्रांड इमरान खान की बात करते हैं। तो ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। वेलकम बैक टू द शो। कल हमने अपने शो में भी डिस्कस किया था कि जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तहकीकात करने वाली FIA की टीम जो है वो तब्दील कर दी गई थी, उसके तबादले हो गए थे। आज खबर आई कि तबादले मनसूख कर दिए गए हैं। सेठी साहब, ये क्या हुआ, क्यों हुआ? देखिए, शहजाद अकबर साहब की छुट्टी हुई जी, अब्बासी साहब आ गए जी, अब्बासी साहब अपनी टीम बनाएंगे। इल्ज़ाम क्या था शहजाद अकबर के ऊपर कि आपने कुछ नहीं किया, आप बड़ी लंबी चौड़ी बातें करते रहे, आपके हवाले FIA भी कर दी हमने, आपके हवाले सब कुछ कर दिया, आपने कुछ भी नहीं किया। नैब FIA सभी इदारे आपके, लेकिन कन्विक्शन नहीं हो सकी, कोई कन्विक्शन नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। उनका आगे से ये जो मेरे इतला के मुताबिक मेरी चिड़िया की खबर है, उन्होंने आगे खान साहब को ये कहा कि खान साहब ये जो अकाउंटेबिलिटी का जो बयानिया है ना, ये अब नहीं चल रहा आवाम में, आवाम बस थक गई है इससे, और जज हजरात भी अब हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे जिस तरीके से हम तवक्को समझते हैं उनसे, और हम केसेस बनाएंगे मगर वो ड्यू प्रोसेस जो है ना वो माइनस नहीं किया जा सकता। और जो सीनियर जजेस हैं वो अब थोड़े बहुत स्टैंड देना शुरू हो गए। हाँ, स्टैंड देना शुरू हो गए, क्योंकि पब्लिक प्रेशर है ना, पब्लिक प्रेशर। मैं तुम्हें बताता हूँ आवाज़ जब बदलती, तो उन्होंने खान साहब को जब ये बात कही अकॉर्डिंग टू माई सोर्स, तो खान साहब नाराज़ हो गए। तो जब नाराज़ हुए तो शायद खान साहब ने कुछ और इल्ज़ाम ना लगा दिए उनके ऊपर जी, उनका काम कुछ था और वो करते कुछ रहे और डिलीवर नहीं कर सके। जब ये ऐसे हुआ तो मेरी सोर्स ये कह रही है कि शहजाद अकबर साहब ने कहा जी अगर आपका मेरे ऊपर एतमाद ही नहीं रहा तो फिर मुझे जाने दें, मैं रिज़ाइन करता हूँ। ऐसे बात हुई, क्योंकि तो सोशल मीडिया पे तो चल रही है ना, हर किस्म की इल्ज़ाम लगते हैं, किसी में पानी होता है, किसी में नहीं होता। ये भी हो सकता है कि खान साहब ने कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी मंगवाई हो, तो कुछ वहाँ भी पढ़ वढ़ लिख लिया हो कि पता नहीं क्या होता रहा, क्या जिसको भेजना हो उसके हवाले से रिपोर्ट्स तो तैयार होती हैं, तो जिसको भेजना हो वो रिपोर्ट आ गई होगी। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो नए साहब आए हैं उन्होंने यही कहा होगा कि मैंने अपनी टीम बनानी है, और जिस टीम ने फेल हो गई है जो टीम, उसको हटाएं जी। तो उन्होंने फिर DG FIA को कहा होगा कि जी मेहरबानी करके मेरे नई टीम लेनी है, मैं अपॉइंट करूँगा, इन लोगों की छुट्टी कराई जाए जो यहाँ हैंडल कर रहे हैं केस। 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स थे, उनकी खिदमत कराची फॉरवर्ड कर दी गई। तो उसके बाद जब ये हुआ तो जाहिर है उन्होंने प्रोटेस्ट किया होगा, और किसी एक डायरेक्टर साहब खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि आप नहीं कर सकते ऐसे। अच्छा, तो उसके ऊपर फिर मीडिया में आ गई बात। जब मीडिया में आ गई तो फिर सोचा कि अब क्या करें, तो अब यही सुना है हमने कि फिर कि वो फैसला वापस ले लिया गया है जी। मेरा ये ख्याल है ये इनसे गलती क्या हुई कि एक झटके में इन्होंने इतने लोगों की छुट्टी कराने की कोशिश की। अगर ये एक एक करके कर देते ना, एक आज कर देते चुप करके, किसी ने पूछना भी नहीं था, फिर 2 को 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद कर देते, फिर 1 महीना ठहर जाते, 2-3 और। मगर यहाँ क्या पसूड़ी पड़ी हुई है, इमरान खान का इतना प्रेशर है कि करो 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 करो, शहबाज को अरेस्ट करो, ये करो वो करो। अब ये अब्बासी साहब आए हैं, मैं आप आज को लिख के देता हूँ आपको कि ये बिल्कुल फेल हो जाएंगे, ये कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि जो ये काम करने जा रहे हैं वो अब काम हो नहीं सकता। 4 साल में जो चीज़ नहीं हुई, अब आपका ख्याल है अदालतें एकदम उल्टा हो जाएंगी और आपकी हर बात माननी शुरू कर देंगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अदालतें अब आपकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगी। अच्छा, हवा बदल गई है। तो फॉरेन फंडिंग केस आगे क्यों नहीं जा रहा? तो फॉरेन फंडिंग केस देखिए एक एक करके चीज निकल रही है ना, और फैसल वावडा साहब के खिलाफ वो भी आ रहा है, आप देखते जाए। मैं तो कह रहा हूँ आ रहा है, अगर ना आया तो फिर मेरे पूछ लीजिएगा। अच्छा। फैसल वावडा की छुट्टी होनी है, वावडा की, नंबर 1। नंबर 2, ये जो फॉरेन फंडिंग है, ये हर रोज अकबर बाबर साहब को वो रिपोर्टें मिलनी है, वो रोकने की कोशिश की जा रही है, मगर पहले एक रिपोर्ट मिली है, अब एक 2 और मिलनी है, क्योंकि उन्होंने भी प्रेशर डाला हुआ है।
और ये मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन को भी एहसास हो गया कि अब हमारे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का कोई प्रेशर नहीं है कि ऐसे करो या ऐसे करो। जब ये ऐसे होता है ना तो फिर लोग कहते हैं हम ऐसे खड़े हो जाइए, कोई इज्जत ही कमा ली है। अच्छा। नहीं तो नजम सेठी कहेगा तो इधर ही हम रोक लेते हैं थोड़ा सा इस्लाम, हाँ, और सवाल शामिल कर लेते हैं। हम क्या पूछना चाह रहे हैं उस तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सेठी साहब, मेरा नाम राना असद है। सेठी साहब, पीएसएल चल रहा है और बहुत ही अच्छे मुकाबले पीएसएल में देखे जा रहे हैं और टीमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से बैलेंस की गई हैं, और ये वो ट्रिक है जिसकी वजह से पीएसएल को दूसरी लीग पर फ़ौक़ियत हासिल है, और इसका क्रेडिट आपको भी जाता है। और मुझे ये बताएं कि ये बैलेंस किस तरीके से क्रिएट किया गया है टीमों में, क्या स्ट्रेटजी थी आपकी? और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह रमीज़ राजा साहब हमारे चेयरमैन, उन्होंने ड्रॉप इन पिचेस का जो कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जो पिचेस पाकिस्तान में लेके आए हैं, क्या उन्हें पीएसएल में यूज़ नहीं करना चाहिए था? आयशा, मैं पहले तो ये ड्रॉप इन पिचेस का मैं बता दूं कि इनको पता लगे होती क्या है। जहाँ पिचेस नहीं होती, अमेरिका में फॉर एग्जांपल क्रिकेट पिचेस नहीं है, क्रिकेट नहीं खेली जाती, मगर वहाँ अगर कोई टूर्नामेंट हो तो फिर वो ड्रॉप इन पिचेस लेके जाते हैं, जो बनी बनाई पिच होती है उसको रोल करते हैं जैसे ये कार्पेट्स होते हैं, मगर उसको तरीका ऐसे बनाया गया होता है कि वो ग्रास उसके ऊपर लगे, ऐसे कि ग्रास है, उसकी जो केमिकल कंडीशंस होती हैं दे आर लाइक अ नॉर्मल टर्फ। हाँ, तो वो बड़ी महंगी होती है, करोड़ों रुपए उनका खर्चा होता है, और लाने जाने में भी और ले करने में भी और उसकी देखभाल करने में भी। वो उस सूरत में ही होती है जहाँ बिल्कुल कोई पॉसिबिलिटी ना हो कि आपके पास टर्फ है। हमारे यहाँ तो एक नहीं, इतनी टर्फ्स हैं। तो ड्रॉप इन पिचेस जहाँ तक बात ही है वो ये है कि अगर फैसलाबाद में करना है और वहाँ की पिच बिल्कुल ही ठीक नहीं है, टॉप स्टैंडर्ड की नहीं है, तो फिर ड्रॉप इन पिच की ज़रूरत पड़ेगी। मगर लाहौर और कराची में तो अब लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में 7 पिचेस हैं, कराची में भी मेरा 5 है। कुछ इम्प्रूवमेंट पैसे खर्च करने की ज़रूरत है, ग्राउंड्स में भी और लेवलिंग में भी और पिचेस में भी। हमें ड्रॉप इन पिचेस की कोई खास ज़रूरत नहीं है, पहली बात है। दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि जी बड़ी बैलेंस्ड किस्म की टीमें हैं और हर मैच लास्ट ओवर में जा रहा है। तो ये मैंने तो जवाब इसका सोचा हुआ था, पर मैंने आज सोचा कि मैं कुछ एक्सपर्ट्स से इसके बारे में जवाब ढूंढूं। तो हमारे यहाँ आपको पता है हर रोज़ 6 बजे और फिर 11 बजे एक क्रिकेट के ऊपर प्रोग्राम होता है, ट्रांसमिशन चलती है अभी तो आज भी हुई है और रात को फिर होगी, मेरे प्रोग्राम के बाद होगी वो। और उसके अंदर इंतखाब आलम साहब, सलीम मलिक साहब हैं, मिसबाह-उल हक हैं और पीजे मीर उनको होस्ट कर रहे हैं। तो इनसे बड़े एक्सपर्ट्स कौन हो सकते हैं? तो वो बैठे हुए थे, मैंने कहा यार वो एक सवाल आया, इसका जवाब तो मुझे दे, मैं टीवी पे मैंने देना जी। तो वो हंसने लगे, वो कहने लगे यार कौन सी बैलेंस टीमें हैं जी, ये पीसीबी का तो रोल ही नहीं है बैलेंस करना, ये तो फ्रेंचाइजीज, उनके पास बजट होता है और वो अपनी टीम बनाते हैं और वो बैलेंस ही करके बनाते हैं कि हमें बैट्समैन भी मिले, बॉलर भी मिले और वो सारा कुछ देखते हैं। तो ये कोई प्लानिंग के तहत ये बैलेंसिंग नहीं होती, हर बंदा अपनी वो टीम बनाता है जो उसका ख्याल होता है कि ये विनिंग टीम है, ये विनिंग कॉम्बिनेशन है, बॉलर्स बैट्समैन वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कोई ये बैलेंसिंग नहीं हो रही। दूसरी बात उन्होंने कहा जी लास्ट ओवर उनका कमाल कर रहे हैं, ये तो आज की बात नहीं है, हर पीएसएल के अंदर 80% गेम्स जो हैं वो लास्ट ओवर में जाती हैं, 80% गेम्स जो हैं वो हमेशा ही लास्ट ओवर में जाती हैं, तो ये कोई नई बात तो नहीं है। और दूसरी बात है अगर ये बैलेंस्ड होती तो क्या कराची 4 मैचेस इन अ रो हार जाता? ऐसे ही है ना, कराची किंग्स और लाहौर कलंदर बेचारे मर के एक जीते हैं, पिटाई हो रही है ठीक ठाक। अभी तक 2 पॉइंट्स हुए हैं, 2 मैचेस खेले हैं, तो 2 पॉइंट्स एक मैच जीते। तो मतलब ये है कि ये कोई बैलेंस नहीं है। अगर कोई चीज़ है तो मैं आपको बता दूं, वो ये है कि इस दफ़ा कोई टॉप प्लेयर्स नहीं है दुनिया के, क्योंकि या पैसे उनको ज़्यादा ऑफर नहीं हुए या और वजह से वो आए नहीं हैं। इस दफ़ा जो ज़्यादातर जो प्लेयर्स हैं, पुराने ज़माने में प्लेटिनम प्लेयर्स, उनको पैसे ज़्यादा भी मिलते थे और वो स्टार प्लेयर्स होते थे। इस दफ़ा उस किस्म के स्टार्स नहीं हैं, मतलब एक आध होगा, 2-3 हो गए, मगर देखिए ना, मतलब हर टीम के अंदर 4 फॉरेन प्लेयर्स कम से कम होने पड़ते हैं। तो इस वक्त तो इतने स्टार्स नहीं हैं, हमारे अपने स्टार्स ज़्यादा हैं, अपने जो प्लेयर्स हैं दे आर ऑल्सो ग्लोबल स्टार्स। तो इसलिए मेरा ख्याल है ये लग ऐसे रहा है कि बड़े बैलेंस्ड है, वो इसकी वजह यह है कि बड़े स्टार्स नहीं हैं, फॉरेन स्टार्स नहीं हैं, मगर कोई बैलेंस नहीं है, सब ने अपनी बैलेंसिंग की हुई है और इसमें पीसीबी का कोई रोल नहीं है, ना कभी था और ना आगे होगा। ठीक है, लेकिन बड़ी दिलचस्प आपने अहाता किया है इसके जो फैक्टर्स हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई और सवाल पूछना चाहें तो इस नंबर पे वीडियो मैसेज के जरिए भेजिए, फीडबैक भी हम तक पहुंचाइए। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।